कैलकुलेट मत कीजिएगा पहला वाला, बस फॉर्मूला लिखकर छोड़ दीजिएगा। दूसरा वाला इजी, मास फ्रैक्शन परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सो 2 ग्राम 8 ग्राम, तो 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 + 18, 2/20, 10%। यह आया अपना आंसर दूसरे वाले का, पहला वाला। जस्ट एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट, और कुछ नहीं है वो। ठीक है, डन फर्स्ट वन। 1 मिनट और ले लो, चलो कर। डन। चलो, मोल में क्या सीखते हैं बेटा? मोल को 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। एक नंबर से, और एक गिवन मास से। ठीक, गिवन मास से कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? गिवन मास डिवाइडेड बाय जो कैलकुलेटेड मास है वो, और नंबर से कैसे करते हैं? बाय डिवाइडिंग इट बाय एन। यहां तक तो हमने कल सीखा था, है ना। दोनों से मोल ही आएगा, ऐसा कुछ थोड़ी ना कुछ अलग आ जाएगा। नाउ सपोज वी हैव 1 मोल, ठीक है। अगर मुझे 1 मोल में नंबर निकालना है, तो नंबर क्या आएगा? ये Na को इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मोल में जो नंबर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट?
6.023 इंटू 10⁻23। ये नंबर हमने किस में निकाला? इन 1 मोल। ठीक। सिमिलरली अगर इधर वाला फॉर्मूला यूज करें, गिवन मास कितना आ जाएगा? 1 मोल इंटू कैलकुलेटेड। तो कार्बन का कैलकुलेटेड मास कितना आएगा? कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। ये 12 ग्राम मास में कितने एटम का मास है? इतने नंबर का मास है। इतने नंबर्स को ले लो तो उसका मास क्या आएगा? 12 ग्राम। ये समझ में आता है आपको? तो इसके बाद तो यूनिटरी मेथड है बेटा। आप बोल रहे हो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना? 12 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना? 12 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। ये आया आपका आंसर। एक एटम का मास इन ग्राम। कुछ पूछना है? यह आंसर बेटा। अच्छा, इसी का एक स्टेप और होता है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द एटम। क्या पूछा जाता है? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एटम। रेडियस कैलकुलेशन के लिए आपको एक यूनिट और दे रखी होगी, इसकी डेंसिटी। ठीक है। तो अब बताओ, एक एटम का मास तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा किसी को? मास के साथ अगर डेंसिटी दे रखा है तो क्या हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं बेटा? कैसे आएगा? जो मास आपने कैलकुलेट किया और जो डेंसिटी गिवन होगा उसे डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? तो वॉल्यूम आपने किसका निकाला? वॉल्यूम ऑफ वन एटम। ठीक। नाउ अगर आपको साथ ही साथ लिख कर दे दिया जाए कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल इन नेचर होता है, तो क्या अब हम ये लिख सकते हैं 4/3 πr³ वॉल्यूम यहां से मिल जाएगा। यहां तो बस एक ही अननोन है, क्या? आर। समझ आया कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को? मास आपने निकाल लिया इस तरीके से, डेंसिटी गिवन होगा, तो हम वॉल्यूम ऑफ वन एटम निकाल लेंगे। और क्लास 10 में हम पढ़ते हैं जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 4/3 πr³। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो रेडियस का वैल्यू आ जाएगा, रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक है। क्लियर है ये चीज? कर लेंगे हम। ठीक है। तो एक एडवांस स्टेज होता है, तो ये भी दिमाग में रखना, क्या पता बिना पढ़ाए पूछ ले। नेक्स्ट। डन। तो सबसे पहले मोलारिटी का डेफिनेशन,
यहाँ से शुरू करेंगे। जब हम सीख रहे होते हैं तो ऐसे ही शुरू करते हैं, फिर जब सीख जाते हैं तो डायरेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या चीज में बेटा? इन लीटर्स। ठीक है, तो 250 ml इतना लीटर होगा। 1000 से डिवाइड करेंगे ml को, ml दे रखा है ml। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ NaOH क्या होगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मास। ठीक है, गिवन कितना है बेटा? 4 ग्राम। कैलकुलेटेड कितना है? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो कल से हम यही कर रहे हैं। आंसर अब तो याद हो जाना चाहिए कि सोडियम NaOH का 40 आता। कितने मोल्स हो गए? 1/10। दिस विल गिव यू 1/4। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो दिस विल गिव यू 0.4 मोलर सॉल्यूशन। ये आया आपका? क्लियर है? अब एक चीज और यहां पर ध्यान रखना, वो क्या? ये तो हमने कैलकुलेट करके निकाला। मान लो ये ml और ये ग्राम वगैरह सब नहीं दे रखा हो, एंड वी वांट टू रीड दिस 0.4 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, और कुछ नहीं दे रखा, कैसे रीड करेंगे? कैन यू राइट इट? ये रीड करना जरूरी है। नहीं रीड करेंगे ना तो वो रिलेशन वाला क्वेश्चन सब नहीं बनेगा। हाउ टू रीड इट? पढ़ेंगे कैसे? वो लिखिए वहां पर। सबसे टफ काम इसमें यही होता है। इतना तो आप आराम से कर लेंगे। कुछ नहीं है यार, यही बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि सर हमने तो 250 ml में अभी निकाला 4 ग्राम। ठीक है, बस क्वेश्चन में ये लिख रखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? लिखा हमने 0.4 मोल्स ऑफ NaOH in 1 liter of solution। समझ में आया कैसे पढ़ेंगे? भले हमने 0.4 अभी 4 ग्राम और 250 ml से निकाला हो, ठीक है, बट अगर 250 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 ग्राम को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा इधर भी, 0.4 मोल आ जाएगा। तो हमेशा जब भी पढ़ते हैं इसको तो ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे रीड करते हैं। ओके, ये नहीं रीड करेंगे कि 0.1 मोल इन 250 ml। विल रीड लाइक दिस। डन? क्लियर है? कैन यू रीड दिस वन? चलो एक अपने से करो। 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH। क्या लिखेंगे आप? पहला लाइन। कभी भी किसी क्वेश्चन में फंसो, बेसिक मत भूलना। 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH। 3 molar solution of KOH। ये आया हमारा 3 moles of KOH in 1 liter of solution। क्लियर है? कोई दिक्कत है? आगे इसी क्वेश्चन के बारे में मैं कल बोल रहा था। ठीक है, ध्यान से सोचकर पूरा दिमाग लगाकर इसको सॉल्व करो। लास्ट में मैंने बोला था ना कैसे रिलेट करते हैं डेंसिटी से, एकदम वही। लीटर ये -1 ग्राम पर ml लिखा हुआ है, ग्राम पर ml डेंसिटी। प्रोसेस वही रहेगा बेटा। इसको पढ़ो, हाउ टू रीड जो अभी लिखा, डेंसिटी को यूज करो और ये निकालो। मोलालिटी है, नॉट कैपिटल है।
सबसे टफ होता है। देखो कंसेप्ट देखो, डी मोलर को कैसे लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा है। ठीक है, फिर कैसे कन्वर्जन होगा और आंसर आएगा।
लास्ट, अच्छा 2 मिनट्स और, लास्ट 2 मिनट। एक मिनट। चलो डन। 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो सबसे पहले इसको रीड कैसे करेंगे? 3 moles of NaCl in 1 liter of solution। ठीक है, अब यहां से पूरी कहानी स्टोरी शुरू होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना आया? 3। मास कितना हो जाएगा? 3 into NaCl is 23 plus chlorine is 35.5, so 3 into 58.5, 8 या 24, 5 या 15, 174, 175.5 ये आया हमारा। मास ऑफ NaCl कैसे निकाला? मास ऑफ NaCl मोल्स पता था, ये देखो, गिवन अपॉन कैलकुलेटेड विल गिव यू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स। तो कैलकुलेट वाला क्या होगा? ये वाला पार्ट 58.5। तो गिवन मास कितना होगा? 3 into 58.5। कैलकुलेट वाला हमने इस तरीके से कैलकुलेट। डन। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is equals to 1 liter, which is equals to 1000 ml. Next, density of solution 1.25 gram per ml। Now, density क्या होता है बेटा? मास बाय वॉल्यूम, है ना? अब ध्यान से देखना, डेंसिटी किसका? सॉल्यूशन का। तो यहां मास किसका आएगा? सॉल्यूशन का। ये गड़बड़ होता है। हुआ गड़बड़? चलो करेक्ट करके ठीक करो। यही गड़बड़ होता है। डेंसिटी सॉल्वेंट का नहीं है, सॉल्यूशन का है। और वॉल्यूम भी किसका है? सॉल्यूशन का। तो मास किसका आएगा? सॉल्यूशन का। और यही गलती बच्चे करते हैं मोलालिटी निकालने के लिए, मोलारिटी से।
आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन 1250 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 1250, मास ऑफ सॉल्यूट कितना सॉल्यूट है 3 मोल में 175.5। मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 1250 से 175 घटा देंगे कितना आएगा 1075, और 0.5 घटा देंगे तो 1074.5 ग्राम। ये आया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आया। ये आएगा ना 250 से 150, 100, 25, 75 और 0.5 74.5। ठीक, ये गड़बड़ होती है इस क्वेश्चन में, और कोई गड़बड़ नहीं होती बेटा। कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मोलालिटी निकालने के लिए नीचे में क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ना कि सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब मोलालिटी निकल जाएगा। स्मॉल m इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, अब तो सब पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है अपने पास 3, और ये कितना है अपने पास 1000 से डिवाइड करने के बाद 1.0745। दिस विल बी योर स्मॉल m। समझ में आया ये चीज, यही गलती होती है। ये दिस इज द स्टेप जो इसमें हम कांड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, डेंसिटी सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का, तो मास किसका सॉल्यूशन का, ना कि सॉल्वेंट का। ठीक, कुछ पूछना है इसमें आपको? बोला ना ये सबसे टफ होता है, मोलारिटी से मोलालिटी निकालने का जो क्वेश्चन है सबसे टफ यही वाला होता है। डन। ये वाला क्वेश्चन आपने क्लास 9 में किया था क्या? एक बार पढ़िए। क्लोरीन के 2 आइसोटोप दे रखे हैं, उसका परसेंटेज दे रखा होता है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? था ये या डिलीटेड था? कहने का मतलब है ये देखो, Cl35 दे रखा है कि नेचर में क्लोरीन जो है इट एग्जिस्ट एज 2 फॉर्म्स, Cl35 और Cl37। इसका परसेंटेज नेचर में 75% है। 100 किलो है तो उसमें से 75 किलो क्या है 35 वाला क्लोरीन। ठीक है, देन फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। करा था ये क्वेश्चन 9th में? नहीं करा तो नहीं होगा, किया है आपने? बोलिए हाँ या ना, किया है? कोई बात नहीं, आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर 75% 35 है तो 37 वाला कितना होगा 100 में से घटा देंगे 25%। अब इसके बाद कुछ नहीं करना होता बेटा, 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37। ठीक है, ये होगा मास ऑफ क्लोरीन। करो निकालो जल्दी से। जो आइसोटोप जितना परसेंटेज में है उसके मास के साथ हम उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है,
आया 35.5? हाँ, कुछ पूछना है इसमें? अच्छा एक बात बताओ, इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करता है? अगर मैं मान लो आपको ये दे देता कि मास इज 35.5, ठीक है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ दिस टू, निकाल लेते? हाँ, कोशिश करो। मास मैंने 35 दे दिया, इस बार 35.5, इस बार परसेंटेज निकालना है, जस्ट उल्टा। ये डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, सीधा वाला तो आसान है, परसेंटेज से मास मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। Mass is given as 35.5. Calculate the percentage of each isotope. और ये सब आपको 9th में सीखना होता है, जो हम छोड़ देते हैं। Calculate the percentage of each isotope. वन मिनट, ठीक है, सिर्फ इक्वेशन लिखिए ना, सिर्फ इक्वेशन लिखिए, कैलकुलेशन तो आप ऐसे भी कर लेंगे, सिर्फ इक्वेशन लिखिए। अरे जो नहीं पता होता था उसको क्या मानते थे? एक्स। एक को एक्स मान लेंगे, एक्स परसेंटेज। चूंकि दो ही है तो दोनों मिला के 100 पूर्णा है, तीन होता तो दिक्कत हो जाता, तब तो वाई मानना होता, फिर लास्ट थर्ड वाले को क्या मानना होता? 100 अच्छा थर्ड वाला वो भी दिखा देते हैं आपको, ये हो जाएगा। अगर ये 25% था तो ये कैसे निकाला? 100 से 25 माइनस करके। अगर मान लो ये 75 था तो इसको कैसे निकाला? 100 से 75 माइनस कर। मान लो ये एक्स है तो कैसे निकालेंगे? 100 माइनस एक्स परसेंटेज। अब फिर वही इक्वेशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एक्स परसेंट ऑफ 35 प्लस 100 माइनस एक्स परसेंट ऑफ 37। इस बार इसका वैल्यू क्या दे रखा है? 35.5। एक्स का वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको ऐसे। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो वही आएगा, 75% और 25%। क्लियर है? कुछ पूछना है? मान लो क्लोरीन के तो दो ही थे, मान लो कोई ऐसा होता जिसके तीन एटम होते, मतलब तीन आइसोटोप्स होते, ठीक है, कैन यू राइट द इक्वेशन अज्यूम करके? एक अननोन एलिमेंट है जिसके तीन आइसोटोप्स हैं, ये इसका मास दे रखा है, ठीक है, एक्स हटा देते हैं, ए लिख देते हैं। एक अननोन एलिमेंट है ए, इसका मास दे रखा है गिवन, से फॉर एग्जांपल दैट इज एम, दिस इज गिवन, जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन। अच्छा वो भी लिख के देना होगा ना। एक आइसोटोप इज N1, एक आइसोटोप इज N2 एंड थर्ड आइसोटोप इज N3। अब लिखो। सिर्फ लिख देना है इक्वेशन, सेम। एक एक्स परसेंटेज मानेंगे, दूसरा वाई परसेंटेज मानेंगे, और तीसरा पहले दोनों को जोड़कर घटाएंगे। इसके बाद एक इक्वेशन और लिखा हुआ होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, लिखेंगे। और आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स परसेंटेज ऑफ N1 प्लस वाई परसेंटेज ऑफ N2 प्लस
100 माइनस x प्लस y परसेंटेज ऑफ n3। ठीक है, इन सब का सम क्या देगा आपको, m। और कुछ लिखा होगा, ठीक है, इक्वेशन में। ठीक है, जैसे कि पहला दोनों को मिलाकर से फॉर एग्जांपल 75 है, ठीक है, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 75। दो इक्वेशन दो सॉल्व हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। लिखना कैसे ये क्लियर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए जरा, इस वाले को 1.32 परसेंटेज राइट साइड में है, मास यहां लिखा हुआ है, लिखिए। ये रहा परसेंटेज राइट साइड। सिर्फ लिखना है, कैलकुलेट नहीं करना है। ओके, जस्ट राइट कि कैसे निकालेंगे आर्गन का मोलर मास। सिर्फ इक्वेशन लिखना है। ये लिखा आप। अरे मास तो ये ना है बेटा, ये थोड़ी ना है। ठीक है, ये है ना मास। तो 36 नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। बट ये सब सिर्फ टिपिकल एनसीईआरटी सवाल है, ऐसा कुछ नहीं उधर आने वाला है। उधर आपको ये 36 लिख कर ही देगा। ठीक है, इतना कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, छोड़ देंगे सवाल को। पता चला इसी को बनाने में पूरा एक 3 घंटा लग गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज, कर लेंगे, लिख लेंगे आराम से। मेन तो लिखना सिखाना है, लिख लेंगे या नहीं। ये रहने दो, ये रहने दो। ठीक है, मिड डेंसिटी वगैरह सब याद रखना होता है, ये रहने देंगे। ठीक है, चलो ये पार्ट हो गया। दो चीजें और सिखानी है, एक केमिस्ट्री में और एक फिजिक्स में। ठीक है, तो केमिस्ट्री में एक चीज क्या सिखाना है, स्टोचियोमेट्री का। हाउ डू वी फाइंड द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो आसान सवाल से हम सीखेंगे और इसको फिर अप्लाई करेंगे। से फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन हमने पढ़ा था, क्या बनेगा बेटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। हाउ डू वी रीड दिस रिएक्शन। क्या आप रीड करके लिख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन को। ये नहीं बोलना है कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद O2 टू गिव H2O, नहीं। मोल्स में या मास में हम इसको कैसे रीड करेंगे, रीड करो जरा मोल्स में, लिखो। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। मोल्स लिखने आता है ना ये। मोल्स में ये क्वेश्चन आपके इसमें था, कैलकुलेट द मास रेशियो ऑफ गैसेस ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड एनोड, याद है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में।
डन। अरे इतना इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता। देख लो देख लो देख लो जल्दी से। H2 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1। O2 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1। H2O के आगे क्या लिखा हुआ है? 2। तो हाउ डू वी रीड दिस? 1 mole of H2 reacts with 1 mole of O2 to give 2 mole of H2O. Please read this in terms of mass. इसको रीड करना है मास के टर्म्स। रीड करिए। ये रीडिंग बस खाली है बेटा, इसमें और कुछ नहीं है, समझे? बहुत मतलब हवा दिया जाता है कि ये हार्ड है, और कुछ नहीं है, बस रीड करने आना चाहिए। और जो हार्ड वाला चीज है वो भी अब सिखाते हैं हम आपको। वन मोल H2 को मास में कन्वर्ट कर दो। 1 मोल H2 का कितना मास होगा? 2 ग्राम होगा। गिवन अपॉन कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 1, है ना? तो गिवन का वैल्यू कितना आएगा? कैलकुलेटेड इंटू 1। तो 2 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विथ 1 मोल O2 कितना हो जाएगा बेटा? 16 दूना 32। 32 ग्राम ऑफ O2 टू गिव 18 इंटू 2 36 ग्राम ऑफ H2O। तो जब हम बैलेंसिंग क्लास 10 में सीख रहे थे, 32 18 2 36 कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 32 तो 2 18। अरे यार, तुम कुछ बोलते नहीं हो भाई। सो ठीक करो। ठीक करो जल्दी करो। बैलेंस करने पर 2 आता ना। बैलेंस करने पर 2 आता है ना। ठीक है, इसको टिक कर लिया हमने। 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ O2 टू गिव 2 मोल ऑफ H2O। या फिर 4 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ O2 टू गिव 36 ग्राम ऑफ H2O। तो ये चीज तो हम पढ़ते हैं, है ना, क्लास 10 में। रिएक्शन बैलेंस कर क्यों करते हैं? बिकॉज टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और उसी के नीचे एक लाइन लिखी हुई होती है कि एटम्स को भी कंजर्व किया जाता है। उसी लाइन के नीचे अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना कि एटम्स को भी, इन अदर वर्ड्स करके लिखा हुआ है कि एटम्स को भी हम कंजर्व करते हैं। तो एटम्स को कंजर्व करने वाली लाइन इज दिस वन, और मास को कंजर्व करने वाली लाइन इज दिस वन। बोथ आर इक्विवेलेंट। इतना समझ में आता है ना? एक बात बताओ बेटा, अपना पेट में एक पराठा खाने की कैपेसिटी है, और अगर आपको 2 दे दिया जाए तो क्या होगा? एक खाएंगे, दूसरा बर्बाद होगा या नहीं होगा? क्लियर है ये चीज? ये दिमाग में जाता है आपके? हमारी कैपेसिटी अगर एक पराठा खाने की है और हमें 2 दे दिया जाए, तो एक क्या हो जाएगा? बर्बाद, बचा रह जाएगा। जाएगा तो एक ही ना। ध्यान से इसको सुनने का। मान लो हमारे पास क्वेश्चन ने बोला कि हमारे पास 4 मोल O2 है। कितना है? 4 मोल। बट हाइड्रोजन 2 ही है। हाइड्रोजन कितना है? 2 ही है। तो एक बात बताओ, कितना वाटर बनेगा? हाउ मच वाटर? कुछ सोच कर बताना बस। थोड़ा सा थिंकिंग। मोल में बताओ कितना वाटर बनेगा?
तो हमें यहां पर बेसिकली ये सोचना होता है कि इन दोनों में से पहले कौन खत्म हो जाएगा। अब बताओ कि H2 और O2 में से पहले कौन खत्म होगा। H2 खत्म हो जाएगा सारा, होगा कि नहीं? क्योंकि 2 मोल H2 कितने O2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा? 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। उसके बाद आपके पास H2 बचा नहीं बचा। तो 2 मोल H2 1 मोल O2 आपको कितना H2O देता था? 2 मोल। तो बाकी बचा 3 मोल O2 का क्या होगा? कुछ नहीं, पड़ा रहेगा। ये समझ में आता है आपको? जो पहले खत्म हो जाएगा रिएक्शन उसी से डिटरमाइन होगा। क्लियर है ये चीज? दिमाग में जा रही है ये चीज? और जो खत्म हो जाता है पहले उसे हम क्या बुलाते हैं? लिमिटिंग एजेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा O2 के टर्म्स में हम देखते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास इस बार O2 तो 1 मोल है, बट ये हाइड्रोजन है वो 3 मोल है आपके पास। अब बताओ पहले कितना वाटर बनेगा? कितना बनेगा? इस बार जो वाटर बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा? ऑक्सीजन के हिसाब से बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 2 मोल, है ना? आपके पास तो ऑक्सीजन 1 ही मोल है ना बेटा। उसके लिए जब आपने रिएक्शन कराना शुरू, मान लो आपने एक कंटेनर में 3 मोल हाइड्रोजन रखा और आपने रख दिया उसमें 1 मोल O2 डाला, तो 1 मोल O2 कितना उसमें से हाइड्रोजन निकालेगा? 2 ही निकाल पाएगा ना। बाकी बचा 1 मोल क्या होगा? रिमेनिंग 1 मोल विल रिमेन। ठीक है, तो इस बार जो O2 बना, H2O बना, वो किससे बना? इससे बना। तो इस बार लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? तो एक ही रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। जो पहले खत्म हो जाएगा रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा उसी के हिसाब से बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट में एक चीज नोट करके लिख लो कि जो पहले खत्म हो जाएगा प्रोडक्ट उसी के हिसाब से बनेगा। हिंदी में लिख लो इसको। ठीक है, जो पहले खत्म हो जाएगा प्रोडक्ट उसी के हिसाब से बनेगा। और ये कभी गड़बड़ मत करना, हमेशा चेक करना कौन पहले खत्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो हो नहीं रहा होता है। जो पहले खत्म होगा प्रोडक्ट उसी के हिसाब से बनेगा। और जब भी आपको इस तरीके का रिएक्शन आया स्टोइचियोमेट्री में, प्लीज इस लाइन का ध्यान रखना और कभी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का एक लास्ट टॉपिक था, लिमिटिंग रिएजेंट का थोड़ा सा बताना था। बाकी और भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप सीखेंगे और करेंगे। फिजिक्स में एक क्वेश्चन ये वाला कराना था, 13 नंबर, कोशिश करिए। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, एकदम मस्त, कोई टेंशन नहीं है।
डन। क्या आया आंसर, बोलिए। सेम आ गया। हाउ टू सॉल्व टू ब्लॉक प्रॉब्लम ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, तो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट अजम्पशन कि दोनों साथ में जा रहे होंगे, इसलिए दोनों का दोनों, देखो आपसे क्या पूछा है, इन द टू केसेस रेस्पेक्टिवली रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ कांटेक्ट, इसका मतलब दोनों चिपके हुए होंगे। अगर चिपका हुआ नहीं हुआ तो क्या न्यूटन का थर्ड लॉ एक्ट करेगा दोनों के ऊपर, कोई फोर्स ऑफ कांटेक्ट आएगा दोनों एक दूसरे पर, नहीं। विच मीन्स दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे, विच मीन्स कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो इसके ऊपर तो दिस विल एक्ट एज अ सिंगल बॉडी। और हमने क्या सीखा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। केस वन कर रहे हैं, केस वन मास कितना हो जाएगा 2m प्लस m, क्लियर है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a1, f अपॉन 3m, क्लियर है। कुछ पूछना है इसमें? नाउ आफ्टर दिस हमें ये थोड़ी ना निकालना है एक्सेलरेशन, हमें निकालना है कि ये इसको कितने से धक्का दे रहा होगा, ये किसको कितने से धक्का दे रहा होगा। तो क्या बनेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे जिसमें इसके ऊपर F लग रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा होगा, और न्यूटन्स के थर्ड लॉ से ये इस पर धक्का दे रहा होगा, और तो छोटा वाला m पर तो और कोई फोर्स नहीं है। ये समझ में आता है आपको? और पहले वाले के लिए न्यूटन्स लॉ लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इस तरह की मांगनी है हमने, F minus R1, what is the net force acting on this object, F minus R1 will give you 2m into इसका एक्सेलरेशन यहां निकल चुका है, दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। एंड जब आप दूसरे के लिए लिखोगे तो R1 इज इक्वल टू व्हाट, m into a1। ठीक है, a1 का वैल्यू वहां से उठा के डाल दो, m into f by 3m। R1 का वैल्यू क्या आएगा, f by 3। तो फर्स्ट केस में कॉन्टैक्ट का फोर्स कितना आया, F by 3। सेकेंड केस, केस 2, अच्छा केस 2 भी अगर आप बनाओगे तो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ, अज्यूमिंग कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है इसलिए दोनों चिपके हुए होंगे। तो न्यूटन्स के लॉ से हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू टोटल मास 3m इंटू a2। सेकेंड केस है तो केस 2, a2 का वैल्यू क्या आएगा, F अपॉन 3m। और उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम, तो पहले छोटे वाले का, ये इस पर F फोर्स लगा रहा होगा, इसके ऊपर रिएक्शन R2 आ रहा होगा, इसके ऊपर रिएक्शन R2 आ रहा होगा, 2m। ठीक है, अब न्यूटन्स का लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, F माइनस R2 विल गिव यू मास इनटू A2। और इस बॉडी के लिए जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, R2 इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। A2 का वैल्यू ये रहा, क्या आया 2F बाय 3। ये क्या आया था, F बाय 3। तो R1 और R2 का रेशियो क्या होगा बेटा, 1:2। ठीक है, तो फोर्स यहां से क्या सीख मिलता है, फोर्स आप 2m पर लगाओ और फोर्स या m पर लगाओ, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक्सेलरेशन दोनों में सेम आएगा। दिख रहा है आपको,
अगर दोनों बॉडीज चिपके हुए हैं तो एक्सेलरेशन दोनों ही केस में क्या आएगा, सेम आएगा। बट एक्सेलरेशन तो पूछा नहीं, क्या पूछा, दोनों का रिएक्शन फोर्स क्या आएगा, फोर्स ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा। तो फोर्स ऑफ कांटेक्ट दोनों केस में क्या आएगा, अलग। ठीक है, छोटे मास पर लगाओगे तो अलग फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ कांटेक्ट, और बड़े मास पर फोर्स लगाओगे तो अलग फोर्स ऑफ कांटेक्ट आएगा। ठीक है, सो दो ब्लॉक वाला प्रॉब्लम हमें अच्छे से सीखना है, फ्रिक्शन के साथ, फ्रिक्शन के नहीं साथ। ठीक है, और साथ ही साथ 3 ब्लॉक वाले प्रॉब्लम्स भी होंगे। ठीक है, विद फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन। ध्यान से सीखना, क्योंकि सारा दिमाग खराब यहीं से होना शुरू। ठीक है, यहीं से फिजिक्स में पढ़ने का मन उचट जाता है हमारा। ठीक है, एक तो पहले का भी वो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये dt v dt क्या कर दिया, x dt क्या कर दिया, ऊपर से ये आ जाता है पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही। तो v dt तो अब आप आराम से कर ही लोगे, भले इंटीग्रेशन का मतलब नहीं पता, लेकिन x dt तो हम कर ही लेंगे ना आराम से। तो वो सारा कष्ट आपका दूर हो गया है, इस पर ध्यान देना। और दूसरा जो दिमाग खराब होता है मैकेनिक्स में, ठीक है, शुरू के पोर्शन में, आगे तो रोटेशन वगैरह में तो होगा ही जब चीजें रोटेट करेंगी। ठीक है, इसमें तो सबका ही दिमाग खराब होता है पहली बार। दूसरा चीज जो सिंपल मैकेनिक्स में दिमाग खराब होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, दो बॉल है आपस में टकराया फिर मूव कर रहा है। ठीक है, ये भी दिमाग से हट जाता है ना, ये मन उचट जाता है फिजिक्स में, मुझे फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा। तो ये दोनों टॉपिक्स में ना एक्स्ट्रा मेहनत करना है, ये ध्यान रखना। और इन दोनों टॉपिक्स, ये जब भी आपके पास टॉपिक्स आएगा, उसके पहले ये सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ का इस तरीके का क्वेश्चन, दो बॉडी चिपके हुए हैं, दो बॉडी मूव कर रहे हैं, दो बॉडी हॉरिजॉन्टल में, यहां पर आपको फ्रिक्शन दे देगा। तो वो सारी कंसेप्ट का क्लास अच्छे से ध्यान से करना है, तभी ये सब बनेगा फिर आगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन दिस पूरा कोर्स। तो आई ट्राइड माय बेस्ट, जितना हो सकता था आई डिड इट। ठीक है, इसके बाद आपकी जर्नी है आगे की, जो यहाँ रहेंगे सो रहेंगे, जो बाहर जा रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करिएगा, आई एम ऑलवेज देयर। ओके, जा सकते हैं आप। और बेटा झिझकिएगा मत कुछ भी पूछने के लिए, ऐसा नहीं होगा ना चाहिए ना कि अरे हम तो वहां पढ़ने नहीं जाते हैं तो कैसे बात कर लें सर से, इट शुड नॉट बी देयर, है ना। तो पिछले बार भी 24 बच्चे थे, उन 24 में से मात्र 4 से 5 बच्चे अभी भी फोन करते हैं, सर ये से दिक्कत है, ये परेशानी है। हर चीज का सोल्यूशन है बेटा लाइफ में, ध्यान रखना। और होना नहीं होना, ये आपके मेहनत तो है ही, किस्मत भी है। ठीक है, आपको अपना 100% देना है। ओके, और उसके बाद नहीं सोचना है कि क्या होगा नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड। इन केस मान लीजिए खुदा ना खास्ता जेई वगैरह नहीं हुआ, नीट वगैरह नहीं हुआ, तो दैट इज नॉट द एंड। ठीक है, उसके आगे भी चीजें हैं और उससे अच्छी चीजें हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बट ये सोचकर प्रिपरेशन नहीं करेंगे कि मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अपना 100% देना है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलो डन।